सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। एक जमीन थी, जिस जमीन की कोशिश थी कि उस जमीन की रजिस्ट्री को रद्द किया जाए। कुछ अधिकारी थे जो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उस जमीन की रजिस्ट्री को रद्द कर दिया जाए। एक फरियाद थी जो हमारे पास पहुंची, जिसके बाद हमने उस जमीन का इतिहास निकालना शुरू किया, उस अधिकारी का इतिहास निकालना शुरू किया, और जो सामने आया वो अब आपको हम आगे दिखाने वाले हैं। तो एक बार फिर से न्यूज़ 11 भारत आवाम की आवाज बना है, क्योंकि विष्णु अग्रवाल के जमीन की डीड अब खारिज नहीं होगी। हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। नामकुम के पुगड़ू मौजा में यह जमीन स्थित है, जिसका खाता संख्या 93 है। अब हम आपको एक बहुत बड़ी खबर इससे जुड़ी दिखाने वाले हैं। बहुत बड़ा सवाल भी है। यह सवाल नामकुम के सीओ से है। तो एक बार फिर से न्यूज़ 11 भारत आवाम की आवाज बना है, जहां पर अब विष्णु अग्रवाल के जमीन की डीड खारिज नहीं होगी। नामकुम के पुगड़ू मौजा में स्थित है यह जमीन विष्णु अग्रवाल की, और जमीन का कुल रकबा है 9 एकड़ 30 डिसमिल। नामकुम सीओ ने इस जमीन का म्यूटेशन लटका रखा था। पहले जो जमीन खास महाल नहीं थी, अचानक सीओ ने उसे क्यों खास महाल बताया। व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से सीओ ने क्या 2 करोड़ रुपए मांगे थे? 2 करोड़ रुपए का सच आखिर क्या है? नामकुम अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो आखिर इस 2 करोड़ रुपए का खेल क्या है? क्या नामकुम की सीओ साहिबा शुभ्रा रानी ये समझा सकती हैं? नामकुम सीओ शुभ्रा रानी भ्रष्टाचारियों की सरगना है क्या? भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं नामकुम अंचल में। 1 नंबर के डीड पर 2 अलग अलग दावेदारों का दाखिला खारिज हो जाता है। और अगर हम यहां पर खबर दिखाते हैं तो बाकायदा पुख्ता प्रमाण के साथ दिखाते हैं। एक एक करके सीओ साहिबा हम ऐसे ऐसे प्रमाण आपके सामने रखेंगे, दर्शकों को भी हम दिखाएंगे कि सीओ साहिबा कैसे सारा खेल खेलती थी, किस तरीके से आदान और प्रदान होता था, तोहफे किस तरीके से लिए जाते थे। बाकायदा सबूत के साथ हम एक एक करके सारा भंडाफोड़ करेंगे। सारे तह तक पहुंच करके सारे मामले का हम खुलासा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो सामने आ रहे हैं, जो सबूतों के साथ एक एक करके हम खुलासे करते जाएंगे। चलिए, तो जाहिर सी बात है, नामकुम अंचल का मामला दिखा रहे हैं। अब आपको हम एक चिट्ठी दिखा रहे हैं, और उस चिट्ठी को एक बार आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। मैं आपको बताता हूं इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। प्रेषक हैं इसके अंचल अधिकारी नामकुम, यानी कि शुभ्रा रानी जी। ये भूमि सुधार उप समाहर्ता सह खास महल पदाधिकारी रांची को लिखी गई है। इसका विषय है मौजा पुगड़ू, खाता संख्या 93, प्लॉट नंबर 543, 544, 545, 546, 547, जिसका कुल रकबा 9 एकड़ 30 डिसमिल है। इस भूमि को खास महल सूची में दर्ज करने के लिए यह चिट्ठी अंचलाधिकारी ने लिखी थी। इस चिट्ठी को समझिए। इस चिट्ठी के ऊपरी राइट कॉर्नर में, मेरे दाहिनी साइड में आप देखेंगे, पत्रांक लिखा हुआ और उसके बगल में दिनांक लिखा हुआ है 10/12/2019। यानी यह चिट्ठी 10/12/2019 को लिखी गई। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि यह चिट्ठी असल में लिखी गई 10/12/2020 को। अब आपको हम इस चिट्ठी का मजमून समझाते हैं। इसमें लिखा गया है कि उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि नामांतरण वाद संख्या 4521/2019-20 श्री विष्णु कुमार अग्रवाल द्वारा उपर्युक्त भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया है। यानी कि विष्णु अग्रवाल ने इस जमीन के नामांतरण के लिए एप्लीकेशन दिया है। आवेदित भूमि सर्वे खतियान में मौलवी जहीरुद्दीन वल्द मोहम्मद गनी कौम मुसलमान के नाम से दर्ज है। इस पर ध्यान दीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेदित भूमि सर्वे खतियान, यानी कि यह खतियानी जमीन है। यहां पर तीसरी लाइन में यह लिखा गया है, और उसके बावजूद फिर से इसे कहा जाता है कि यह खास महाल की जमीन है। इस एप्लीकेशन का मजमून यही है कि इसे खास महाल घोषित किया जाए, और जबकि इसकी तीसरी लाइन में कहा गया है कि यह खतियानी जमीन है।
चलिए, यह भी बात समझ में आती है। इसके बाद फिर एक और बात हम आपको बताते हैं कि 3 मई 2019 में एक चिट्ठी जारी होती है जिसमें शुभ्रा रानी, हमारी माननीय नामकुम अंचलाधिकारी के एक सिग्नेचर होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि यह जमीन खास महल की नहीं है। अचानक 9 तारीख को रात में, जैसे हम आप सोते हैं नॉर्मली, शुभ्रा रानी जी भी सोती हैं, सपने में पता नहीं क्या देखती हैं और अचानक अगली सुबह यह जमीन खास महल करने का वो नोटिस देती हैं, वो बाकायदा एप्लीकेशन देती हैं कि भाई ये जमीन तो खास महल है। अब सपने में उन्होंने क्या देखा ये तो हम नहीं बता सकते, ये उन्हें ही बताना चाहिए। लेकिन जो जमीन 2000 मई में 2019 में खास महल नहीं होती है, वो अचानक से कैसे खास महल होने लगती है? सवाल यह भी है, सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि 2 करोड़ रुपए इस जमीन के लिए मांगे गए थे व्यवसायी विष्णु अग्रवाल से। चलिए, आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार हम आकाश का रुख करते हैं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। आकाश, सीधी सी बात है, मुझे जो लगता है वो मैं बता रहा हूं, बहुत मुंहफट किस्म का आदमी हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शुभ्रा रानी जी 9 तारीख को सोई, 10 तारीख को उन्हें 9 तारीख की रात में सपना आया कि यह जमीन खास महल है, शायद उनसे गलती हो गई है, उन्होंने जो मई में चिट्ठी जारी की है वो गलत है। क्या ऐसा हुआ है? या फिर विष्णु अग्रवाल जी सपने में आकर के बोल गए कि भाई हम तो पैसे नहीं देंगे जो 2 करोड़ रुपए आप मांग रही हैं, तो आप इस जमीन में जो करना कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इसको खास महल करवा देती हूँ। छू मंतर। आकाश जी हाँ, देखिए ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि जो जमीन मई 2019 में खास महल की नहीं है, ऐसा बताया जाता है सीओ नामकुम के स्तर से, और वही जमीन उसी साल, यदि उनके पत्र को सही मान लिया जाए, हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो पत्र मौजूदा जो पत्र है जो 10/12/2019 की तिथि अंकित है, वो 10/12/2020 की तिथि को लिखी गई है और उसे बैक डेटेड दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन उनकी बात को यदि सही मान लिया जाता है कि यह 10/12/2019 का ही पत्र है, जिसका पत्रांक संख्या 4870 है, यदि इसे सही मान लिया जाए तो मई महीने से दिसंबर महीना आते आते एक ज़मीन जो पहले खास महल की नहीं होती है, वह किस तरह से खास महल की हो जाती है और कैसे खास महल की सूची में उसे शामिल करने के लिए अनुशंसा कर दिया जाता है। यह प्रश्न जो है बिल्कुल एक वाजिब प्रश्न है और इसका उत्तर आना चाहिए। हालांकि इसका उत्तर अधिकारियों के स्तर से ही आ सकता है, लेकिन अधिकारी चूंकि खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं या आना नहीं चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इतनी समझ सभी को है कि जो जमीन मई के महीने में खास महल की नहीं होती है, उसी साल दिसंबर के महीने में वह खास महल की नहीं हो सकती है। और यदि खास महल की जमीन थी भी, मान लिया जाए कि उन्होंने जिस आशीष कुमार गांगुली के लीज का वर्णन किया है, यदि इसे सही भी मान लिया जाए, कुछ क्षण के लिए इसे सही मान लिया जाए, तो झारखंड सरकार ने 2011, 2015 और 2019 में 3 बार खास महल के भूमि की सूची जो सार्वजनिक की, उसका प्रकाशन कराया। इस तीनों ही सूची में कहीं भी जमीन को खास महल का नहीं बताया गया है। तो ये, जबकि विष्णु अग्रवाल ने जमीन की खरीदारी करने से पहले ही तमाम तथ्यों की जानकारी ले ली थी कि जमीन का दाखिल खारिज किसके नाम से है, पंजी 2 में जमीन किसके नाम से है, इसका लगान बाकायदा कट रहा है या नहीं, ये सारी जानकारी लेने के अलावा उन्होंने, चूंकि व्यवसायी हैं, काफ़ी समझदार व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, उन्होंने एक एहतियाती कदम उठाते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करते हुए भू अर्जन कार्यालय से भी एक पत्र प्राप्त किया, जानकारी मांगी कि जिस जमीन की खरीद वह करने जा रहे हैं वह जमीन किस तरह की है, किस नेचर की है, भू अर्जन द्वारा अधिग्रहित की गई है या नहीं। इन तमाम तथ्यों की उन्होंने बाकायदा जमीन की खरीदारी करने से पहले छानबीन की और इसी सूचना का अधिकार अधिनियम के कानून के तहत ही उन्हें जानकारी दी गई कि उपर्युक्त जमीन, प्रश्नगत भूमि जो है भू अर्जन कार्यालय द्वारा अब तक कभी भी किसी भी वक्त किसी भी सरकारी काम के लिए अधिग्रहित नहीं की गई है, न यह वन भूमि है, न यह खास महल की जमीन है। खास महल पर खास जोर दिया गया है, इसलिए इस जमीन को, ये जमीन जो है खरीद बिक्री के लिए पूरी तरह से फ्री है। यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो इसे खरीद सकता है। तब जाकर के उन्होंने जमीन की खरीद की और म्यूटेशन कराने जब वो पहुंचते हैं तो पहली बार तो बिल्कुल सही था सीओ का स्टेप की, क्योंकि उस समय अब दिवंगत हो चुके अधिवक्ता राम प्रवेश सिंह ने एक सिविल वाद दायर कर रखा था इस प्रश्नगत जमीन को लेकर के, तो इसका हवाला देते हुए सीओ नामकुम ने म्यूटेशन नहीं किया। एक सवाल ये बनता है जी, विष्णु अग्रवाल एक व्यवसायी हैं और रांची के जाने माने व्यवसायी हैं, अगर उन्हें इतने नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं
जिसमें कि यह कहा जाता है कि विष्णु अग्रवाल तो थोड़ी बहुत पहुंच रखते हैं, अच्छी खासी पहुंच रखते हैं, कि जो भी है, लेकिन अगर कोई आम आदमी हो विष्णु अग्रवाल की जगह तो उसका क्या हश्र हो। मैं तो ये सोच रहा हूं, पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके वो 1.5 डिसमिल 2 डिसमिल जमीन खरीदता है। जी देखिए, निश्चित तौर पर जी अभिषेक, देखिए हर व्यक्ति का अपना एक सपना होता है कि उसका खुद का एक आशियाना हो, जो एक सिर छुपाने को अपना कहने योग्य एक छत हो, जिसके अंदर वह अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सके। और इसीलिए व्यक्ति पाई पाई जोड़ करके कुछ धन इकट्ठा करता है ताकि जमीन का एक टुकड़ा खरीदकर वहां अपना आशियाना बना सके, क्योंकि रांची में ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए लोग हैं और सभी लोग यहाँ अपना आशियाना बनाना चाहते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो लेकिन जिस तरह से मामले को विभिन्न प्रकार की पेचीदगियों में फंसाया जाता है, निश्चित तौर पर आम आदमी का अपना घर का यह सपना जो है कहीं न कहीं चकनाचूर हो जाता है। आप अकेले नामकुम अंचल की ही बात कर लें तो यहाँ म्यूटेशन के 1699 मामले लंबित है। ये लगभग कह सकते हैं कि 1700 मामलों का लंबित होना बहुत ही चिंता की बात है। इस बाबत भू राजस्व विभाग ने भी तमाम उपायुक्तों को पत्राचार कर लिखा है कि यदि ऐसे मामले लटकाए जा रहे हैं तो यह घोर लापरवाही है या फिर बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। इसलिए ऐसे मामले लटकाए न जाएं। यदि 25 और नियमतः 25 दिनों के अंदर कोई भी जमीन यदि दाखिल खारिज के लिए जाता है तो उसका दाखिल खारिज या तो कर दिया जाता है या फिर कारण बताते हुए कि अमुक कारण से आपके दाखिल खारिज वाद को रिजेक्ट किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। तब संबंधित व्यक्ति ऊपर के अधिकारियों के पास अपील दायर करता है। लेकिन यहाँ कई ऐसे बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जो 30 दिनों से भी अधिक लंबे समय से लंबित हैं। आपको बता दें कि नामकुम अंचल में फर्जी दाखिल खारिज के 20 मामले हैं जिनकी जांच चल रही है। इस बाबत प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए बहुत सारे मामले हैं जो कहीं न कहीं भ्रष्ट कार्य संस्कृति की ओर इशारा करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति का ही एक सेल डीड नंबर होता है, एक सेल डीड नंबर का उल्लेख किया जाता है जो कि सिल्ली, जो कि अलग अंचल है, वहाँ की एक बस्ती है हजाम, वहाँ के रहने वाले झुमुकलाल कोयरी के नाम से वह डीड जारी है। लेकिन उसी नंबर पर, उसी डीड नंबर पर पहली बार हरिहर मिस्त्री के नाम से 1 एकड़ जमीन जो बरगावा मौजा, नामकुम अंचल के बरगावा मौजा में स्थित है, उसका दाखिल खारिज कर दिया जाता है। दोबारा उसी सेल डीड नंबर पर एक दूसरा व्यक्ति बंटी लोहार दावेदार बनकर सामने आता है और वह भी फर्जी दस्तावेजों को आधार बनाते हुए अपना दाखिल खारिज करा लेता है। तो जब सारी चीजें ऑनलाइन है, इसके बावजूद यदि अधिकारियों की नजर इस पर नहीं जाती है तो यह तो घोर लापरवाही है, या फिर नजर गई तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है जी। क्योंकि इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए एक ही सेल डीड वाले एक ही नंबर वाले 2 डीड को 2 अलग अलग व्यक्तियों के नाम से दाखिल खारिज कर दिया गया। तो ये समझा जा सकता है। अच्छा, सबसे एक और सवाल है आकाश, एक और सवाल है। देखिए, एक और सवाल है। सवाल ये है कि क्या ऐसे अंचलाधिकारियों के संपत्ति की जांच नहीं होनी चाहिए? कितनी प्रॉपर्टी है, उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी इकट्ठी की है, कितनी घोषित है, कितनी अघोषित है? मुख्यमंत्री को बाकायदा इसमें पर्सनली संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इसमें पर्सनली संज्ञान लेना चाहिए। तो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है साफ तौर पर। जी देखिए, सरकार ने ऐसी नियमावली बना दी है कि हर सरकारी अधिकारी को अपनी संपत्ति से संबंधित ब्यौरा उसको उपलब्ध कराना है, उसे सार्वजनिक करना है, उसे पोर्टल पर डालना है। लेकिन सरकार शायद यह मानकर चलती है कि अधिकारी ईमानदार हैं और पूरी ईमानदारी से अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जो है सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। ज्यादातर संख्या ऐसे अधिकारियों के हैं जिन्होंने बेनामी संपत्ति या अपने विभिन्न रिश्तेदारों के नाम से, नौकरों के नाम से संपत्ति खरीद रखी है। इवन दूर दराज के रिश्तेदारों के नाम से, आम ग्रामीणों के नाम से बेनामी संपत्ति भी खड़ी कर रखी है। तो ऐसे अधिकारियों से सरकार अगर यह अपेक्षा रखती है कि नियमावली को ध्यान में रखते हुए तमाम अधिकारी अपनी तमाम संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक कर देंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं है। क्योंकि 90% ऐसे ही अधिकारी हैं जिन्होंने कहीं न कहीं काली कमाई की है। और ऐसे अधिकारियों से इस प्रकार की अपेक्षा रखना झारखंड की मौजूदा व्यवस्था में कहीं न कहीं हास्यास्पद
लज्जास्पद है। सरकार में बैठे लोग खुद ही यह मानते हैं कि यहाँ भ्रष्ट कार्य संस्कृति हावी रही है और भ्रष्टाचार का पूरी तरह से बोलबाला रहा है। तो ऐसे में ऐसी अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को या सरकार को आगे बढ़ करके इस मामले में संज्ञान लेनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों के तमाम कार्यों की जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि संपत्ति बेनामी हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदारों के नाम से हो सकते हैं, जिनके बारे में साबित करना काफी कठिन हो जाएगा कि संपत्ति अमुक अधिकारी के द्वारा खड़ी की गई है, अमुक अधिकारी से संबंधित है। लेकिन यदि कार्यों की जांच कराई जाए तो निश्चित तौर पर यह पता चल जाएगा कि किस किस अधिकारी ने क्या क्या काम किए और किन किन कामों में अनियमितताएं बरती गई। जिन कार्यों में अनियमितताएं बरती गई, यदि उनकी गहनता से छानबीन कराई जाएगी तो यह स्पष्ट हो पाएगा कि उस अनियमितता बरतने के एवज में उस उक्त अधिकारी को क्या कुछ प्राप्त हुआ। उसी के आधार पर उसकी संपत्ति का विवरण निकाला जा सकता है, उससे वसूला जा सकता है। ऐसी व्यवस्था सरकार कर सकती है। सरकार में कांग्रेस है, कांग्रेस के विधायक हैं बंधु तिर्की, जो कि बाकायदा अंचल अधिकारियों के, खास करके रांची जिला के अंचल अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और मोर्चा खोलने के पीछे का कारण यही है, लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। उनकी मांग भी है कि भाई आप क्यों नहीं जांच कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी के, इनके कार्य की जांच कीजिए। किस तरीके से जमीन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है भूमाफिया और अंचल अधिकारी, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि इतनी सी एक अंगुल जमीन भी गलत रजिस्ट्री हो जाए, जबरदस्ती कब्जा हो जाए, अगर अंचल कार्यालय में इन अधिकारियों की मिलीभगत ना हो। आम आदमी को कितना परेशान होना पड़ रहा है। मैं तो अभी भी सोच करके मैं मतलब आश्चर्यचकित हो जा रहा हूं, परेशान हो जाता हूं कि ठीक है, विष्णु अग्रवाल जैसे आदमी को जब इतने नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं, तो एक आम आदमी, एक अगर दुकानदार जो परचून की दुकान लगाता हो, वो दुकानदार अगर कहीं जमीन खरीद ले, हमारे आपके जैसे पत्रकार अगर जमीन खरीद लें पूरी जिंदगी की कमाई लगा करके, तो हमें कितना दौड़ना पड़ेगा। जी देखिए, इसकी परिकल्पना तक नहीं की जा सकती, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था जो है वह पूरी तरह से भ्रष्ट कार्य संस्कृति की भेंट चढ़ चुका है। ऐसे में हमारे आपके जैसे लोगों के लिए इस बहुत सपना देखना भी बहुत दूर की कौड़ी है। और यदि हम ऐसा सपना देखते हैं तो यह हमारी गलती होगी, क्योंकि जिस तरह की अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, आप अंचल कार्यालयों में चले जाइए। मैं नामकुम अंचल का ही उदाहरण देता हूँ कि यहाँ कुछ दस्तावेज हैं, रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं। उन रजिस्टरों में जमीन से संबंधित जो विवरणियां हैं, यदि उन्हें ऑनलाइन आप मिलान करना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ढेर सारी विषमताएं हैं, ढेर सारी विसंगतियां हैं। अब रैयती जमीन को भी सरकारी जमीन बता दिया गया है, सरकारी जमीन के तौर पर दर्ज कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इसमें सुधार के लिए भी कहीं ना कहीं नजराने की बात आएगी। बगैर नजराना चढ़ाए कोई काम होता नहीं, जैसा कि हम पहले से ही कहते आ रहे हैं और सभी इससे भली भांति अवगत हैं। तो कई बार जानबूझ करके भी ऐसी गलतियां की जाती हैं, ताकि गलतियों को सुधारने के लिए पीड़ित व्यक्ति अधिकारियों के पास, उनके लोगों के पास, जिन्हें हम दलाल कहते हैं, उनके पास पहुंचे, ताकि इसके एवज में भूल सुधार की एवज में भी उससे कुछ न कुछ नजराना वसूला जा सके। तो यही तो यहाँ की कार्य संस्कृति रही है अब तक। और सबसे बड़ी बात है, देखिए दो नाम आकाश, खुद को नाम बताती है, जितेंद्र शर्मा और प्रकाश जायसवाल वसूली के एजेंट हैं। जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रकाश जायसवाल और जितेंद्र शर्मा, ये दो नाम ऐसे हैं जो वसूली के एजेंट हैं। वसूली के एजेंट क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि ये सीओ साहिबा के लिए काम करते हैं। ये दोनों, इन दोनों का काम यही है कि भाई किस तरीके से, कहां पर कैसे वसूली की जाए सीओ साहिबा के लिए। आकाश जी देखिए, जितेंद्र शर्मा और प्रकाश जायसवाल जैसे दलाल सिर्फ नामकुम अंचल में ही हावी हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बल्कि आप जितने भी अंचल कार्यालय हैं वहां चले जाइए तो आप पाइएगा कि वहां कई जितेंद्र शर्मा और कई प्रकाश जायसवाल आपको मिल जाएंगे। नामकुम अंचल में जो सीओ के लिए काम कर रहे हैं उनके नाम जितेंद्र शर्मा और प्रकाश जायसवाल हैं, इसलिए इन्हें नामकुम सीओ का दलाल बताया जा रहा है। लेकिन हर अंचल में ऐसी ही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ऐसे दलाल घूमते मिल जाएंगे। आम लोगों का काम आमतौर पर अंचल कार्यालयों में होता ही नहीं है। आम लोगों को अपने काम कराने के लिए जिंदगी भर का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी उनका काम नहीं हो पाता है। इसलिए मजबूरी में वे दलालों को पकड़ते हैं। दलाल क्योंकि सीधे अधिकारियों के संपर्क में होते हैं, वे सीधे सीधे रिश्वत की रकम तय करते हैं और इसके बाद संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं। इसमें निश्चित तौर पर अधिकारियों से लेकर के दलालों तक सभी की हिस्सेदारी होती है। और जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाता है तो फिर
संबंधित व्यक्ति का जो अपना काम कराने के लिए अंचल कार्यालयों का चक्कर लगा रहा होता है उसका काम कर दिया जाता है। और इससे होता यह है कि दलालों की विश्वसनीयता आम लोगों के बीच बढ़ती है। लोगों को लगता है कि इन दलालों की पकड़, इन लोगों की पकड़ अंचल कार्यालय में बहुत ज़्यादा है, इसलिए तमाम लोग उनके बारे में मौखिक रूप से एक प्रकार से प्रचार हो जाता है। और इस प्रचार का लाभ सीधे सीधे न सिर्फ दलालों को मिलता है बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों को भी मिलता है। अभिषेक। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े, ये चर्चा की। अब सिर्फ 2 सवाल हैं। सवाल सीओ साहिबा से हैं, जो जवाब सीओ साहिबा को देने हैं। आकाश का बहुत शुक्रिया होगा कि आकाश ने इस खबर को सामने रखा है। सीओ साहिबा, ये 2 करोड़ का खेल क्या है, ये आप हमें बताएं। दूसरी बात, सीओ साहिबा आप बताएं कि आखिर आपने जिस जमीन को खुद कहा कि वो खास महाल नहीं है, अचानक से कुछ दिनों के बाद उसे क्यों कहा कि वो खास महाल की जमीन है? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या विष्णु अग्रवाल के साथ आपकी बात नहीं बनी? क्या 2 करोड़ रुपए की आपने मांग की थी? अगर नहीं की थी तो फिर आपने एक क्लियर जमीन को जबरदस्ती खास महाल घोषित करने की कोशिश क्यों की? उस जमीन की रजिस्ट्री डीड रद्द करवाने की कोशिश क्यों की? क्या आप किसी के इशारे पे ऐसा कर रही थी या फिर आप खुद ऐसा कर रही थी? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सीओ साहिबा आपको देने होंगे। आपको इनके जवाब देने ही होंगे। और आपको हम एक और बात बता दें कि इंतजार कीजिए आप इसी प्राइम टाइम का, इसी 8 बजे का न्यूज़ 11 भारत आपके कई कच्चे चिट्ठे खोलने वाला है। बहुत सारे कच्चे चिट्ठे, आपका लेन देन किस तरीके से होता था ये भी हम दर्शकों के सामने रखने वाले हैं, बाकायदा सबूतों के साथ। एक एक खुलासा हम यहीं बैठ करके करेंगे, बस इंतजार कीजिए आप। तो झारखंड में अगर सबसे ज्यादा खून बहता है तो वो जमीन के लिए बहता है, ये तो आप जानते हैं, और इसी जमीन पर बहता है ये भी आप जानते हैं। पूरे मामले को आपने देखा, समझा। एक बार और इस मामले को देखिए, समझिए आखिर ये मामला है क्या, किस तरीके से इसमें खेल हुआ है, ये सब समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति एक जमीन खरीदने से पहले कुछ तथ्यों की जांच करता या कराता है। राज्य के जाने माने कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने भी नामकुम अंचल के पुंगड़ू मौजा स्थित खाता संख्या 93 की जमीन खरीदने से पहले तमाम आवश्यक छानबीन कर ली और तब जाकर जमीन का निबंधन कराया। बिल्कुल इसका छानबीन किया है। पहली बात तो है कि जब ये जमीन हमारे द्वारा जब अप्लाई किया गया था मोटेशन के लिए, उसको यह हवाला देते हुए रद्द किया गया कि इस जमीन से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है। इसका जब तक ये लंबित मामला का जो है कोर्ट से आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जमीन खरीदने के बाद अग्रवाल ने उस जमीन का दाखिल खारिज अपने और अपनी पत्नी के नाम से कराने के लिए नामकुम अंचल में आवेदन दिया, लेकिन उनके आवेदन को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि जमीन खास महाल की है। इसमें कहा गया था हम लोगों को कि ये जमीन पर जो है न्यायालय में मुकदमा लंबित है, जिस कारण से अभी तत्काल नहीं हो सकता। बंधित कराए हैं तो ये जमीन खतियानी मालिक और जो वहाँ पर दखल कब्जा बनाए थे, इन दोनों के सहमति से लिया गया है और दोनों मिल के बेचा है, पैसा भी लिया है हम लोगों से। अब रही बात की खास महल का, तो खास महल का एक लिस्ट होता है जो सरकार के यहाँ है, जो जिसका डिटेल 2011 में है, 2015 में है और 2019 में है। वो तीनों कॉपी का सत्यापन हम लोग सरकारी सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त किए हैं। अपनी बातों के समर्थन में अग्रवाल ने 2011, 2015 और 2019 में राज्य सरकार के तरफ से प्रकाशित खास महाल की सूची भी उपलब्ध कराई, जिसमें उनकी जमीन खास महाल की सूची में शामिल नहीं है। जनक कोई जवाब हमें प्राप्त नहीं होता है। हमें गोलमोल भाषा में कहा जाता है कि ये ऊपर से आदेश है, अभी इसमें जांच करेंगे। इस बात को कह करके इसको हमेशा जो है टाल दिया जाता था। ठीक है। अब 7 तारीख को हम लोगों को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें झारखंड के वरीय अधिकारी लिखते हैं कि 7 बार इसका जो है कि हम लोग रिमाइंडर भेजे हैं
और डीसी सर को, और इसका कोई भी जवाब नहीं अभी तक प्राप्त नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे कि इसमें 8 जनवरी को ही इस लेटर के माध्यम से, आप देखें इसको, इस लेटर के माध्यम से विवरण जानकारी दिया जा चुका है। इस जमीन का जो निबंधित हुआ है वह बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है वो हम बताना चाहेंगे। इसमें लिखा हुआ है क्या कि प्रश्नगत भूमि के खास महल भूमि होने का तथ्य जिला अवर निबंधक रांची को विधिवत समसूचित नहीं है। विष्णु अग्रवाल के मुताबिक उपायुक्त रांची ने जनवरी 2020 में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जमीन का निबंधन गलत तरीके से नहीं किया गया है। जांच के बाद खास माल पदाधिकारी ने भी लोकायुक्त को पत्र प्रेषित कर बताया कि संबंधित जमीन खास महाल की नहीं है। सिविल वाद का फैसला भी विष्णु अग्रवाल के पक्ष में है। इसके बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। में जानकारी न देते हुए गोलमोल भाषा में ये बताया गया हमेशा कि ऊपर अधिकारी का इंस्ट्रक्शन है, अभी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। इस बीच में हमें पता चला 7 तारीख को कि 7 बार रिमाइंडर दिया गया है उपायुक्त महोदय को इस रजिस्ट्री के विषय में जांच के संदर्भ में, जिसका कोई जवाब प्राप्त नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि 8 जनवरी 2020 को ही इसका जवाब उपायुक्त महोदय सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को समर्पित कर चुके हैं। जब सारे दस्तावेज विष्णु अग्रवाल के पक्ष में हैं, वैसी स्थिति में उनकी जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाना आश्चर्यजनक है। बहरहाल मामले की पेचीदगियां अब बढ़ती चली जा रही हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, पर ब्रेक के बाद फिर कुछ और खबरों पे हम नजर डालेंगे। कहीं जाइएगा मत, बने